हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे एएमयू और जामिया 11th एंट्रेंस के बारे में। तो स्टूडेंट आपको बहुत दिन से इंतजार था कि कब बैच स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट बैच स्टार्ट हो चुका है। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10 साइंस की। आप सब जानते हैं कि जो जामिया और एएमयू में क्लास 10 का सिलेबस आता है। अगर हम जामिया की बात करते हैं तो जामिया में जो 100% सिलेबस यानी कि 10th का आता है। अगर हम एएमयू की बात करें तो एएमयू में कुछ पोर्शन 9th का भी आता है। तो अगर स्टूडेंट हम बात करें तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो अगर हम स्टूडेंट इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किसी किसी ईयर्स 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा, ये कंफर्म है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अगर हम एएमयू 11th एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ से बैलेंस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही पूछा जाता है आपसे। तो आज देखेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लास्ट स्टेप पीवाईक्यू करेंगे, बीच बीच में हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो स्टूडेंट आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और वीडियो के लिए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स और जो अपडेट है वहां पर आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर हम इसे बात करते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, देखो तो अगर हम बात करें हिंदी में तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे हम बोलते हैं हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे। देखो हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद जो हम बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट फिर हम पीवाई को देखेंगे। तो अगर हम आपसे बात करें तो स्टार्टिंग से बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो तो अगर हम बात करें आपसे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है सर। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की, तो अगर हम आपसे बात करें केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते लेते हैं। देखो पहले सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखो एक चीज एक ही बार में आपका दोनों डाउट क्लियर कर देंगे। तो पहले हम बात करते हैं देखो केमिकल रिएक्शन की, आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो केमिकल रिएक्शन जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? रासायनिक अभिक्रिया। तो दोनों मीडियम में हम आपको क्लियर करते चलेंगे। एक तरफ हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, किसकी बात करते हैं? केमिकल इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये समझेंगे। देखो बहुत आसान से आप समझ सकते हैं इसके बारे में। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं इसी तरीके से, तो आपको क्लियर होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने एक आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से लिख लेता हूं मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, एक और एग्जांपल लिखा मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको अगर बेसिक से आप क्लियर करते चलेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें और केमिकल इक्वेशन की बात करें, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को, अगर हम किसी की भी रिएक्शन को उसके वर्डों के फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसी चीज को देखो, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम इसी चीज को यहाँ पे देखो, आप सब जानते हैं, अगर हम इसी चीज को सिंबलों के फॉर्म में लिख लें, सिंबलों के फॉर्म में लिख लें, जैसे आप जानते हैं अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। अगर हम आपसे बात करें कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर Na होता है। अगर हम आपसे बात करें कि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर K होता है। तो इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को इस तरीके से लिख लें, सिंबलों के फॉर्म में लिख लें, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है सर Mg, क्या होता है Mg प्लस। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप जानते हैं गैस की फॉर्म में पाई जाती है, तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे, गैस की फॉर्म में, यानी कि O2, हमेशा O2 लेना है आपको। और हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या करा, हमने इस फॉर्म में से इस फॉर्म में लिया है, यानी कि हमने जो वर्डों में लिखा था इसे हमने क्या में लिख लिया, सिंबलिक फॉर्म में, सिंबलों के फॉर्म में लिख लिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अगर आप किसी भी इक्वेशन को सिंबलों के फॉर्म में लिख लेते हैं, किसी भी अब रिएक्शन को आप सिंबलों के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से देखो, कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, C, और ऑक्सीजन आप जानते हैं क्या होता है, O2। तो आपके बन जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। तो ये डिफरेंस होता है, देखो यहाँ से आप आसानी समझ सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को आप वर्डों के फॉर्म में लिख लेते हैं इस चीज में, और केमिकल इक्वेशन को आप क्या में लिख लेंगे, सिंबल के फॉर्म में। आपको एग्जाम में कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं मिलेगा लिखा हुआ, आपको क्या मिलेगा, केमिकल इक्वेशन ही मिलेगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे इस टाइप से दिए जाएंगे। तो आप ये चीजें नोटिस कर सकते हैं कि आपको कभी भी एग्जाम में केमिकल इक्वेशन लिखा मिलेगा, केमिकल रिएक्शन कहीं भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिएक्शन आपको दी जाएगी इस फॉर्म में दी जाएगी, इक्वेशन फॉर्म में दी जाएगी इस तरीके से। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टैंड आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अगर हम किसी रिएक्शन को उसके सिंबलों के फॉर्म में लिख लें, किसी रिएक्शन को उसके सिंबलों के फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंबलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो स्टैंड आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि सर रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे, देखो तो आपको यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे रिएक्टेंट क्या होता है सर, और प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम आपसे बात करें, रिएक्टेंट को हिंदी में हम कहते हैं अभिकारक, और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो रिएक्टेंट को क्या कहते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्लियर करते चलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। हम केवल इंपोर्टेंट चीज ही देखेंगे, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर हम बात करेंगे आपसे, देखो अब हम बात करेंगे आपसे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को कैसे समझे। देखो तो मैं आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म लिख लेता हूँ, जनरल फॉर्म। देखो A+B, और ये एरो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है हमें भी। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो इस पोर्शन को जो हम बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं टेल। आप क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इससे बोलते हैं हम टेल। अगर हम इसकी बात करें इस पोर्शन को, तो इसे बोलते हैं हम हेड। इसे क्या बोलते हैं, हेड, और इसे टेल। तो आपको टेल और हेड याद रखना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझने के लिए आपको इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता, यानी कि टेल और हेड।
तो अगर हम बात करें टेल की, तो हमेशा टेल की तरफ जो होगा वो रिएक्टेंट होगा। देखो मैंने क्या बोला, आप बहुत ध्यान सुने, आपको हम क्वेश्चन भी कराएंगे आगे कि टेल की तरफ जो होगा वो हमेशा रिएक्टेंट होगा, और हेड की तरफ जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है हमेशा। मैंने क्या बोला, टेल की तरफ क्या होगा? वो रिएक्टेंट होगा सर। वो क्या होगा? वो रिएक्टेंट होगा। इसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अगर हम बात करते हैं हेड की तरफ, तो वो होगा सर प्रोडक्ट। वो क्या होगा? वो होगा प्रोडक्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं उत्पाद। तो सर हम कैसे समझे? आप एग्जांपल से समझाइए। तो इस तरीके से देखो, अगर हम आपसे बात करें, हमने क्या बोला, देखो आपको हमेशा ऐसे पहचानना है कि टेल की तरफ जो होगा वो हमेशा टेल प्रोडक्ट होगा, यानी कि रिएक्टेंट होगा, और हेड की तरफ जो होगा हमेशा प्रोडक्ट होगा। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टैंड आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं देखो एग्जाम्पल की। तो आप सिंपल से बता देंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो जैसे मैं सिंपल से एग्जाम्पल ले लेता हूं इस तरीके से। देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल लिया। अब आपको हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें बताना है रिएक्टेंट क्या है सर, यानी कि अभिकारक और उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। तो आप बताइए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करते हैं आपसे रिएक्टेंट की, तो अभी आप सबसे पहले ये देखिए कि टेल कहां है सर। तो टेल ये रहा, और ये क्या है सर? ये हेड है। तो अभी हमने आपको बताया था, आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि टेल की तरफ हमेशा रिएक्टेंट होगा और हेड की तरफ हमेशा प्रोडक्ट होगा। तो आप कहेंगे सर कि हम, आप क्या ऐसे समझ सकते हैं जो इधर की तरफ लिखा होगा वो हमेशा रिएक्टेंट होगा और इधर की तरफ जो आरएचएस साइड में जो लिखा होगा वो प्रोडक्ट होगा? नहीं। अगर इसे हम चेंज कर देते हैं तो रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। आगे एग्जांपल देंगे देखो इस तरीके से। तो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। देखो ये दोनों चीजें अलग अलग है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट क्या है? देखो टेल की तरफ क्या क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन गैस, और गैस ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? ऑक्सीजन की फॉर्म, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। तो आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या है? आप सिंबल भी लिख सकते हैं और इनके नाम भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। देखो आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है तो आप ऑक्सीजन लिखेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो ये तो सर हुए रिएक्टेंट। ये क्या हुए? ये तो हुए रिएक्टेंट, और ये क्या है सर? ये है प्रोडक्ट। ये क्या है? ये है प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें आपसे प्रोडक्ट की, तो वो क्या है? मैग्नीशियम। वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? आपको देखो इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं, आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो अगर हम बात करें आपसे, मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो क्या है? Mg, और ऑक्सीजन O2 होती है, इनकी गैस की फॉर्म में पाया जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? MgO। तो आपको इनके फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है सर और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको थोड़ा हाई लेवल में लेके चलते हैं। अब आप हमें बताइए, अगर हम इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं, अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट हो जाएगा। देखो इस तरीके से, अगर हम आपसे पूछें, अब आप हमें बताइए कि सर यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अब आपको बताना है कि सर रिएक्टेंट क्या है, यानी कि अभिकारक क्या है, और उत्पाद क्या है। उत्पाद बताइए और रिएक्टेंट बताइए। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपके एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए। अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे, देखो प्रोडक्ट। तो आप हमें बताइए, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि सर रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि COC3। लेकिन नहीं, आपको हमेशा ये याद रखना है कि टेल कहाँ है। तो टेल ये रहा सर। तो टेल की तरफ हमेशा हमने आपको बताया था, तो टेल क्या होता है? टेल हमेशा क्या होगा? टेल की तरफ क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? रिएक्टेंट्स होगा। क्या होगा? अभिकारक होगा। और उत्पाद की तरफ यानी कि प्रोडक्ट, हेड की तरफ हमेशा प्रोडक्ट होगा। तो आपको याद रखना है टेल तो ये रहा, टेल ये कहाँ पे है? यहाँ पर, और हेड, हेड यहाँ है। तो आपको ये भी चीजें याद रख लेनी है, टेल कहाँ है और हेड कहाँ पर है। तो रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? CaCO3, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट,
अगर हम आपसे बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है क्यूकलाइम भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो जामिया एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूकलाइम का फॉर्मूला, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है क्यूकलाइम, CaO क्या होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं क्यूकलाइम, क्या बोलते हैं क्यूकलाइम, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है क्यूकलाइम। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जामिया एंट्रेंस में पूछा जा चुका है 11th एंट्रेंस में, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि रिएक्टेंट क्या होता है सर और प्रोडक्ट क्या होता है, तो स्टैंड आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें आपसे, तो आपको बताना है, तो यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो अब आप हमें बताइए कि सर यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, आपको बताना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट बताना है। तो आप बताइए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, आप बताइए कमेंट में बताइए आप। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखो रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं उत्पाद। तो आप कहेंगे सर कि टेल कहाँ पे है, तो ये रहा सर, तो टेल की तरफ जो लिखा होता है वो हमेशा क्या होगा रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्या क्या है सर, एक तो जिंक है और एक क्या है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, एक क्या है एक तो सर जिंक है और H2SO4 क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इनके नाम भी आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद होने चाहिए और केमिकल नाम भी होने चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट होता है सर हेड की तरफ, तो यहाँ पे क्या है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट और क्या है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम बात करते हैं आपसे देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी तक जो हमने बात करी है वो हमने पहले बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो वहां पर आपको क्लियर करा दिया था। अब हमने बात करी कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अगर आपको यहां से क्लियर हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो आपको ये जो चैप्टर है 50% आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसके बेस पर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेस पर है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जो स्टैंड आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने नोट नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं देखो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से इसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें देखो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कि यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसी की तरफ चलते हैं। देखो देखो अगर हम बात करें तो 2024 के जो एग्जाम हुए हैं CBSE में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी बात करते हैं। हो सकता है ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो इसी की बात करते हैं आप। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। तो आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है, आपको जो बतानी है वो एक्स की वैल्यू बतानी है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है वो 2024 में पूछा गया है CBSE में। तो आपको क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके सामने ऑप्शन ले लेते हैं। देखो
तो आपके सामने इस तरीके से एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्वेश्चन ले लिया है CaOH का होल ट्वाइस। देखो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। यहाँ पे एक्स की जगह बताना है आपको क्या आएगा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम ऐसे करते हैं, हीट कर देते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, यहाँ पे H2O बनना, आपको बताना है कि एक्स की जगह क्या आएगा, यहाँ पे एक्स के स्थान पर क्या आएगा। 2024 में CBSE में ये पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन की, तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। देखो तो आप पहले ये देखिए, देखो CO2, क्या CO2 यहाँ पे आ सकता है, CO2। देखो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम ब्रेक करते हैं तो किस किस चीज में होता है, तो आप ये याद रखिए अलग से, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये क्वेश्चन है डिप्लोमा में पूछा गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो स्पेशल नाम होता है वो इंपोर्टेंट है। ये PYQ है, जामिया में पूछा गया था ये डिप्लोमा में, तो ये आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं इसे, सिलेक्ट लाइम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फॉर्मूला पूछा गया था सिलेक्ट लाइम का। तो इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसे रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में H2O में, काय में हो जाएगा H2O में, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O में, काय में होगा कैल्शियम ऑक्साइड और H2O में। देखो आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक कैल्शियम है, तो यहाँ पर भी एक कैल्शियम है। आगे बैलेंस करने भी सिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2। देखो आप ऐसे लिख लेते हैं, अगर आपको हम बता देते हैं अच्छे से, LHS और ये RHS, यानी कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आगे बताएंगे जब बैलेंस करने सिखाएंगे। LHS लिख सकते हैं रिएक्टेंट को, और RHS को, प्रोडक्ट को RHS लिख सकते हैं। तो आप ये बताइए यहाँ पे कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख दूं H2SO4, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, सल्फर कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अगर मैं इस कंपाउंड में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई करूं, तो 2 की जो मल्टीप्लाई है हर एक नंबर में होगी, हर एक एलिमेंट में होगी, हर एक एलिमेंट में। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, और सल्फर 2, और ऑक्सीजन 4 दूनी 8, यानी कि 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसका मतलब होल ट्वाइस है, तो 2 तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है। इस तरीके से देखो कैल्शियम 1 है यहाँ पर, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2, टोटल लेने हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टोटल लेने हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो जितने LHS साइड में जितने कैल्शियम है उतने ही RHS साइड में है, तो रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। कितनी कंप्लीट है रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्स की जो वैल्यू है CO2 हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है CaO, तो यहाँ क्या आएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक्स की वैल्यू क्या है सर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हमने आपको बताया था इसे क्या बोलते हैं, इसे क्यूकलाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूकलाइन। तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, आपको कुछ भी वेरिएबल दिया जा सकता है और इस टाइप की वैल्यू आपसे पूछ जा सकती है। तो स्टैंड आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक की, तो हम इसके बाद देखेंगे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन और दीजिए तभी हमें क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो इस टाइप क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो आपको यहां से डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर एक और क्वेश्चन दीजिए। तो हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, उसे करिए आप। देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं मार्केट में, तो आप भी उनकी प्रिपेयर करें। देखो सिंपल से एग्जाम आता है, अगर हम JMI एंट्रेंस की बात करें तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं देखकर। तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, तभी आप एंट्रेंस में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो एक और क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे सामने, देखो आपके सामने क्वेश्चन है,
देखो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको y की वैल्यू बतानी है, आपको ऑप्शन दे देते हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y की वैल्यू बतानी है आपको। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू। तो आप बहुत सारे बच्चे, अगर आपने क्लास 10 अच्छे से पढ़ा है तो आप देखते ही बता देंगे कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इसके बारे में कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कैसे इस रिएक्शन को पहचाने। अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें एएमयू 11th एंट्रेंस की, तो एएमयू 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखो ये क्वेश्चन अपने आप में भी एक वैरायटी रखता है, अपने आप में भी एक क्वेश्चन है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। और यहाँ पर हमने आपसे y की वैल्यू पूछी, तो यहाँ से आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी। तो एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन में, और एक y की वैल्यू आप निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से देखें, तो ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। आपने एक टेबल सी पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज जिसे हम कहते हैं, तो वहां से ये रिएक्शन हम पता करते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो आपको y की वैल्यू बतानी है, तो आपको याद रखना है इसकी जो फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा A, और यहाँ पे कोई इस तरीके से BC कोई कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, A अगर ज्यादा रिएक्टिव है, A अधिक क्रियाशील है, A अगर ज्यादा ताकतवर है, तो वो B को डिस्प्लेस कर देगा। वो क्या कर देगा, B को डिस्प्लेस कर देगा और C के साथ ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं। अगर आप हम बात करें आपसे, आपके स्कूल में अगर आप बात करते हैं, देखो आप स्कूल जाते हैं तो आपकी जो फर्स्ट बेंच पे है कौन बैठेगा, कौन बैठ सकता है। अगर ए मान लो ज्यादा ताकतवर है तो वो कहेगा कि जहां मेरा दिल करेगा मैं वहां बैठूंगा, कह सकता है ना। अगर ये ज्यादा ताकतवर है तो आपको फेंक के मारेगा, तो इस तरीके से आप पीछे जाएंगे। तो ए तो कहीं भी बैठ सकता है ना अगर ज्यादा ताकतवर है। अगर कमजोर है तो बी मारेगा इसे। तो इसका मतलब क्या है, ए अधिक क्रियाशील है। ये कहां से पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो वाई की जगह क्या आ सकता है, यहाँ पे CU2 और CaO। तो इस तरीके से क्या आ सकता है। देखो ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, ज़ैलन जो है वो ज्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से। क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है। या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो दो पार्टी कोई साथ रह रही है, हमने माना, और इसमें थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड पार्टी तो अपना एक अलग ही वैरायटी लेकर आती है। तो थर्ड पार्टी की एंट्री होती है तो वो उसे हटा देगी और इसके साथ खुद आ जाएगी। आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ज़ैलन जो है वो सीओ को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, और इसके स्थान पर खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनना है, ज़ैलन SO4। लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ये आता है कि सर CU आएगा या CO2 आएगा। तो आपको याद रखना है ये CU ही आएगा, हमेशा कॉपर ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉपर, CU यानी कि कॉपर। इस तरीके से एक सीरीज होती है ना, आपने पढ़ा होगा, काशीनाथ का माली। आपको हम बताएंगे काशीनाथ का माली आलू जरा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है। आपको याद करनी सिखाएंगे, आगे आओ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है। जो एलिमेंट नीचे है टेबल में वो कम क्रियाशील है, वो कम ताकतवर है। अब आप जानते हैं अगर कोई एलिमेंट ज्यादा ताकतवर है तो वो नीचे वालों को तो हटा देगा ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो आप क्लास में जहां चाहें वहां बैठ सकते हैं। आप जहां चाहेंगे वहां बैठेंगे, आप फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे या चेयर पे बैठेंगे, कहीं भी आप बैठ सकते हैं। अगर आप कमजोर हैं तो आप, फिर आप जानते हैं आप कहां बैठेंगे। तो अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो आप जहां चाहें आप बैठ सकते हैं, आप किसी को भी हटा सकते हैं। आप स्कूल में लेट आओ या पहले आओ, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे सीरीज है, जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, वो अपने नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, वो हटा देगा यानी कि। तो देखो अगर हम बात करते हैं ज़ैलन और CO की, तो ज़ैलन का स्थान तो यहाँ पर है और कॉपर का स्थान यहाँ पे है। तो ज़ैलन तो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा। देखो ऊपर वाली चीज नीचे वाले को आसानी से हटा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। तो ये आपको याद रखना है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, कम क्रियाशील जो है एलिमेंट वो नीचे है, अधिक क्रियाशील ऊपर है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो ज़ैलन ने CO को डिस्प्लेस कर दिया यानी कि हटा दिया, यानी कि कोई पार्टी है तीसरी वो उसे हटा के चलेगी, तो यहाँ पे आएगा कॉपर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो कॉपर आएगी। तो इसे याद करनी सिखाएंगे, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। इस तरीके से रिएक्शन होती है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ।
तो इस टाइप की रिएक्शन होती है। तो अगर हम बात करें, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम बैलेंस रिएक्शन की। तो बैलेंस रिएक्शन से एमयू 11th एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और जेएमआई 11th एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हम बात करते हैं बैलेंस रिएक्शन की। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसके क्लियर ना हो चुकी हो। तो स्टैंड अब बात करते हैं हम कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो स्टैंड अब बात करेंगे, देखो रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। आपको हम दोनों तरीके से सिखाएंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करा जाता है। आपको एक देखो होता है मास के द्वारा और एक होता है नंबर ऑफ एटम। अगर आप एलएचएस साइड में जितने एटम एलएचएस साइड में है उतने ही एटम आरएचएस साइड में इक्वल दिखा देते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। देखो यहाँ पर जो है हम मास के द्वारा नहीं करेंगे क्योंकि एंट्रेंस में आपको लिखने के तो आने का नहीं, आपको तो वहां पे जल्दी से करना है, जल्दी फास्ट करना है, तो आपको फास्ट करने सिखाते हैं। देखो तो हम रिएक्शन को बैलेंस करने देखते हैं कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करें। फिर एक क्वेश्चन करेंगे जो एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा गया था, वो क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे देखो क्वेश्चन की, तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पहले आपको क्लियर कराने के लिए। तो अगर हम बात करें आपसे, जैसे ये ले लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें डायरेक्ट बताइए कि सर यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। आपको बताना है कि सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो आप कह सकते हैं सर कि रिएक्टेंट वो होता है जो टेल की तरफ होगा और प्रोडक्ट वो होगा जो सर हेड की तरफ होगा। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं। अब तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखो अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझना आपको जरूरी है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस में इसका यूज होगा और आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी हम इसका यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो तो रिएक्टेंट तो आप समझ चुके हैं, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है सर, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो हम रिएक्टेंट्स नहीं लिखेंगे, अब हम रिएक्टेंट नहीं लिखेंगे, हम केवल उसकी जगह क्या लिखेंगे, एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट की जगह क्या लिखेंगे हम, आरएचएस साइड। तो इतना बड़ा ना लिखकर हम इतना शॉर्ट्स में लिख देंगे इस तरीके से प्रोडक्ट्स। तो हम इसकी जगह लिखेंगे आरएचएस, यानी कि राइट हैंड साइड। देखो यहाँ से अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में। तो हम केवल ये चीजें लिखेंगे। अब तो हम रिएक्टेंट की जगह लिखेंगे एलएचएस और प्रोडक्ट की जगह आरएचएस। तो इसे बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम सिंपल से बताते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए एलएचएस साइड में कितने एटम हैं, तो हर एक एलिमेंट को आप अलग अलग तरीके से लिख लीजिए। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, तो आप कहेंगे सर एक। तो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है। अगर मैं आपसे बात करूं ओ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं सर यहाँ पे, तो O2 है। तो इसका मतलब क्या है, 2। कितने ऑक्सीजन है, 2। कितने ऑक्सीजन है, 2। अब आप आरएचएस साइड में देखिए, तो आरएचएस साइड में सर आप ऐसे कह सकते हैं, मैग्नीशियम के तो एक एटम है, कितना एटम है, एक। और ऑक्सीजन के भी कितने एटम है, तो एक एटम है सर। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन है, देखो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब सर ऑक्सीजन अनबैलेंस है लेकिन मैग्नीशियम तो बैलेंस है। अब बैलेंस कब होगी, जब एलएचएस साइड का मास आरएचएस साइड के मास के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे, तब भी आप बैलेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस नहीं है। तो ये करने का तरीका है, थोड़ा सा बता देते हैं, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस के। अब आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो आपको बैलेंस करनी है। देखो तो आपको बैलेंस करना सिखाते हैं हम। तो ये क्या है, अनबैलेंस है। तो आप मैग्नीशियम लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लीजिए, और यहाँ पे क्या है सर, MgO। देखो एक चीज हम आपको बता देते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं ऐसे लिख देता हूं C12H22O11। आप जानते हैं किसका फॉर्मूला है, अगर आप जानते हैं तो इसका फॉर्मूले का नाम बताइए, किसका फॉर्मूला है, इसका केमिकल नेम बताइए। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं इस फॉर्मूले की, तो आप यहां से कह सकते हैं कि कार्बन नंबर ऑफ एटम, कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 12। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे सर 22। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे सर 11। यानी कि कार्बन के जो परमाणु है कितने हैं, 12। 22 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 11 ऑक्सीजन के एटम है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। अगर मैं इस एलिमेंट में, अगर मैं इस कंपाउंड में, सॉरी इस कंपाउंड में किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, सॉरी 2 की, मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी, तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी ये बहुत ज्यादा जरूरी है बैलेंस करने के लिए, आपको समझना। तो हम पहले बता देते हैं, इसकी जो मल्टीप्लाई होगी हर एक एलिमेंट में होगी, कार्बन में भी होगी, हाइड्रोजन में भी होगी और ऑक्सीजन में भी होगी, हर एक एलिमेंट में इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, तो कार्बन तो हो जाएंगे सर 12 दूनी 24 यानी कि 24, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर 44, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे सर
ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे सर 22। देखो पहला कार्बन 12 थे, हाइड्रोजन 22 थे और ऑक्सीजन 11 थे। जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई जो होगी हर एक एलिमेंट में होगी, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो कार्बन कितने हो गए 24, यानी कि 2 टाइम्स हो गए। जब हमने 2 टाइम्स करे तो 2 टाइम्स हो गए 44 हो गए और ऑक्सीजन 22 हो गए। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और समझ लाने के लिए आपको। तो मैं आपसे बात करूं SO4 H2SO4 H2SO4। तो अगर हम बात करें आपसे, मैंने यहाँ पे किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर दी 3 की। देखो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है। तो आप हमें बताइए क्या हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे। तो हाइड्रोजन सर आप कहेंगे 2। सल्फर कितने हैं, सल्फर 1। और ऑक्सीजन कितने हैं सर 4। अगर मैं किसी एक नंबर की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी एक नंबर की, तो मैंने मान लिया यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करी। अब आप ये बताइए हाइड्रोजन कितने हुए टोटल। तो देखो 2 तो पहले थे और 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 जा 6। हर एक एलिमेंट में होगी मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट में। तो 2 3 जा 6। सल्फर कितने हो गए सर 3, सल्फर 3। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 4 3 12, यानी कि 12। तो 3 टाइम्स हो गए। हाइड्रोजन पहले 2 थे, जब 3 की मल्टीप्लाई करे तो 6 हो गए। सल्फर 1 था तो 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3 हो गए। ऑक्सीजन कितने थे 4 थे, 3 की मल्टीप्लाई करी तो 12 हो गए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो ये चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो आप रिएक्शन को बैलेंस करना आसानी से 1 मिनट में आप देखते हुए बैलेंस कर देंगे। तो आप देखते हुए बैलेंस कर देंगे। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो अब समझते हैं, देखो आप डायरेक्ट करना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे, आप ये बताइए एलएचएस साइड में मैग्नीशियम कितने हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं मैग्नीशियम कितने हैं सर यहाँ पे 1। ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है 1 एक्स मैग्नीशियम। ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम तो इक्वल है सर, लेकिन ऑक्सीजन तो अनबैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है एलएचएस साइड में, आरएचएस साइड में 1 ऑक्सीजन है। तो 2 कैसे बनाएंगे, 1 को 2 कैसे बनाते हैं आप। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं सर, अगर आप यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने आपको सिखाया था, अगर आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होगी, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है वो मैग्नीशियम में भी होगी और ऑक्सीजन में भी होगी। क्योंकि मल्टीप्लाई काय में होगी मैग्नीशियम में भी और ऑक्सीजन में भी। तो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो आप अब आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो पहले बैलेंस है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो चुके हैं और यहाँ पे कितने हैं 1। तो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है तो काय की मल्टीप्लाई करें 2 की। तो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम हो गए 2। तो इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे एलएचएस साइड में आरएचएस साइड में इक्वल है, आरएचएस साइड में एलएचएस साइड में इक्वल है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या है बैलेंस। तो हम ऐसे कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू है आरएचएस के। तो इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। अब आपको स्पीड बनानी है। आपको आप अगर एंट्रेंस में इतनी देर में करेंगे तो इतने में तो कई क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आपको एंट्रेंस में स्पीड बनानी है। स्पीड कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। स्पीड में देखो कोई मशीन वगैरह तो है नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। केवल प्रैक्टिस का ही खेल होता है। एंट्रेंस में जिसका नंबर आता है वो प्रैक्टिस का खेल होता है, यानी होशियार सभी होते हैं देखो एग्जाम में बैठने वाले, आप समझते हैं। तो अगर आप बात करें तो इस तरीके से आपको बैलेंस करनी है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एमयू में, उसकी बात करते हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो एमयू 11th एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन था एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था, एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा गया है, साइंस एंड डिप्लोमा। तो आप ये ध्यान रखें। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, को बैलेंस करने के लिए भी रिएक्शन आ जाती है। तो आपका हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप करें, कोशिश करें उससे, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टैंड आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एलएचएस साइड में टोटल कितने आइटम है और फिर आरएचएस साइड में कितने आइटम है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखो अगर हम बात करें तो आप ये बताइए Fe, देखो Fe होता है आयरन, क्या होता है आयरन, और H2 होता है वाटर, और ये होता है फेरिक ऑक्साइड, और ये होता है हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम बात करें आयरन कितने हैं सर यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 1। आयरन कितने हैं Fe 1। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 2, कितने 2 हैं
2 यानी कि हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो आपको जल्दी रफली काम इतने इस तरीके से करना है। पहले आपको दोनों तरफ के एटम लिख लेने हैं। यहाँ पे कितने आयरन है सर? Fe। आयरन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2। देखो ये क्वेश्चन जो है एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, आप याद रखिए। तो Fe कितने हैं? 1। यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पे है 2। यहाँ पे 4। यहाँ पे 1। यहाँ पे 2। तो इस तरीके से क्या है? अनबैलेंस है। ये तो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जब आपको लगे कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैलेंस करना सीखें। आपको अभी टाइम लगेगा क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट करेंगे, आपको लिखना नहीं है, वहां पर डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट यहाँ पे देखना कितने आइटम है, कितने करने हैं, आप डायरेक्ट करना है। तो अगर हम बात करें, देखो ये तो अनबैलेंस है, हमें नजर आ रहा है। तो अब बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए हम आपको यहाँ बताते हैं। देखो तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए Fe प्लस H2O। FeH2O, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? Fa3O4 प्लस H2। तो स्टैंड अगर हम बात करें आपसे इसी तरीके से, तो अगर हम LHS साइड की बात करते हैं और RHS साइड की बात की, तो हम डायरेक्ट सिखाते हैं आपको। आप ये बताइए यहाँ पे कितने आयरन है? 3। और यहाँ पे कितना आयरन है? 1। तो आप सबसे पहले, आप सब होशियार हैं, आप बता सकते हैं अगर हमें किसी नंबर को 3 बनाना है तो काय की मल्टीप्लाई करें? 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 होगा। तो आप डायरेक्ट करेंगे इसी तरीके से, 3 की मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे कितने Fe हैं? 3। और यहाँ पे कितने Fe हो चुके हैं? 3। यानी कि आयरन कितने हो चुके हैं? 3। इसका मतलब आयरन तो बैलेंस हो चुका है। अब फिर आगे जाइए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1। तो आप ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 1 को 4 कैसे बनाएंगे आप हमें ये बताइए, 1 को 4 कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने 4 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर हमने काय की मल्टीप्लाई करी? 4 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे हमने काय की मल्टीप्लाई करी? 4 की। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी 4 की, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अभी हमने आपको सिखाया था, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अभी हमने आपको बताया था, अगर हम किसी भी कंपाउंड में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हर एक एलिमेंट में होगी। तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 8। कितने हो चुके हैं? 8। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 4। ऑक्सीजन 4। तो ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 8। हाइड्रोजन लिख ले लीजिए। अब आरएचएस साइड में देखिए, किस तरह देखेंगे? आरएचएस साइड में कितने हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। अब आप जानते हैं 2 को 4 कैसे, 2 को 8 कैसे बनाना है? 2 को 8 कैसे बनाना है? तो काय की मल्टीप्लाई करें? 4 की। तो आप डायरेक्ट काय की मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 की मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। और यहाँ भी 8। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। आप बहुत जल्दी करेंगे, आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सब खेल प्रैक्टिस का होता है। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, एमयू 11 साइंस डिप्लोमा में पूछा गया था क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। आयरन कितने हैं? 3। यहाँ पे आयरन 3 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको उनकी केवल प्रैक्टिस कर लेनी है। सबसे पहले आपको ये देखना कि अनबैलेंस क्या है। सबसे पहले ये देखिए कौन सी ज्यादा अनबैलेंस है। तो यहाँ पे 3 आयरन थे, यहाँ पर कितने आयरन थे? 1। तो हमने काय की मल्टीप्लाई करी? 3 की। अगर आपको किसी नंबर को 10 बनाना है, आप 1 में काय की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की तो करेंगे, आपको 10 बनाना है 2 में काय की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ रही है। एक क्वेश्चन लेते हैं, आप एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर हम बात करते